स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्वनाम को कंप्लीट करा था, आज की क्लास में हम एक और विकारी शब्द पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है क्रिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लास्ट क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज हमारा हिंदी का जो अगला टॉपिक है, जो अगला विकारी शब्द होने वाला है, उसका नाम क्या है बेटा? क्रिया। क्या नाम है? क्रिया। बच्चों को कई बार क्रिया से संबंधित क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। आप एक बार इस वीडियो को सुचारू रूप से देखिएगा और इसके बाद विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिएगा। आपको आसानी से सब समझ में आ जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बेटा क्रिया। क्रिया सबसे पहले समझ लेते हैं किस प्रकार का शब्द है। जैसा कि लास्ट क्लास में आपने पढ़ रखा था, क्रिया एक प्रकार का विकारी शब्द है। अब बार बार उन शब्दों पर चर्चा नहीं करेंगे कि विकारी शब्द किन्हें कहेंगे, जिनमें लिंग वचन कारक और काल के आधार पर परिवर्तन किया जा सके, विकार उत्पन्न किया जा सके। ऐसे शब्दों को हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं? विकारी शब्द की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया के बारे में। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा को जान लेना जरूरी है कि क्रिया कहते किसे हैं। तो जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिससे किसी कार्य का किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट इसमें याद रखने वाली महत्वपूर्ण चीज है कि जो क्रिया है, क्रिया को संस्कृत भाषा में, किस भाषा में बेटा? संस्कृत भाषा में धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातु। क्रिया को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि जो हिंदी है, उसकी अगर आदि जननी पर चर्चा करें तो आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत से बढ़ते 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 आज हम लोग हिंदी तक पहुंचे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट, पुरानी हिंदी और फिर आज की जो हिंदी है उसे आधुनिक हिंदी की श्रेणी में रखा गया। तो अगर हम लोग हिंदी की आदि जननी, हिंदी की माता या हिंदी को जन्म देने वाली भाषा की बात करें तो हिंदी को जन्म देने वाली भाषा है बेटा संस्कृत। तो जैसा कि लिखा है, क्रिया को संस्कृत में धातु कहा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिया के मूल रूप को, जैसा कि क्रिया को संस्कृत में क्या कहा जाता था? धातु। उन्हीं संस्कृत के शब्दों को, उन्हीं संस्कृत में प्रयोग किए जाने वाली क्रियाओं को हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो उन्हें हम लोग नाम दे देते हैं क्रिया। क्रिया के मूल रूप को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 बार पेपर में आया हुआ है। क्रिया के मूल रूप को बेटा क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब किस प्रकार से ये क्रिया हिंदी में परिवर्तित होती है? तो ये लिखा है धातु, और धातु में बेटा जब भी हम प्रत्यय लगाएंगे, क्या लग जाएंगे बेटा? प्रत्यय, तो बन जाएगी क्रिया। जब भी धातु में प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा तो क्या बन जाएगी? क्रिया। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे संस्कृत में पढ़ एक धातु है और इसमें हम लोगों ने ना प्रत्यय का प्रयोग कर दिया, तो बेटा क्रिया बन गई पढ़ना। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में लिख एक धातु है और ना प्रत्यय का प्रयोग कर दिया तो क्रिया बन गई लिखना। तो संस्कृत में प्रयोग किए जाने वाले धातु को जब हम लोग प्रत्यय के साथ या कुछ परिवर्तन के साथ एक नए शब्द को जन्म देते हैं तो उसी शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया। कई बार पेपर में प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से क्रिया को पहचानें। तो जब आपको 4 शब्द दे हूं, ऑप्शन में 4 शब्द दिए हों और आपको क्रिया पहचानने को कहे, तो पहचान का सबसे आसान तरीका होता है, क्रिया पहचान का सबसे आसान तरीका होता है, लास्ट में ना लगा होगा। क्या लगा होगा बेटा? ना। जब भी किसी शब्द के लास्ट में ना लगा होगा, अगर केवल शब्द आ रहा है तब, जब भी किसी शब्द के अंत में क्या लगा होगा बेटा? ना लगा होगा, तो आप समझ जाना कि भैया ये क्रिया की बात कर रहा है। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, खेलना, दौड़ना, हंसना, रोना, सब में आप देखेंगे लास्ट में ना लगा हुआ है। तो जब भी किसी शब्द के अंत में ना लगा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं।
तो क्रिया थी क्या बेटा? तो सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन देखी क्रिया किसे कहते हैं। तो बेटा जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या देखा? क्रिया को संस्कृत में धातु कहा जाता है। संस्कृत भाषा में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु। उसी धातु में जब हम प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं या विकार उत्पन्न करते हैं तो उससे हिंदी भाषा में किसका जन्म होता है? क्रिया का जन्म होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, एग्जाम्स में दसियों बार पूछी गई है बेटा कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप का मतलब जिससे जन्म हुआ हो। तो ये क्रिया है, क्रिया का मूल जन्म किससे हुआ है? धातु से। कैसे जन्म हुआ है? जब धातु में प्रत्यय को जोड़ा तो क्या बन गई बेटा? क्रिया बन गई। और पहचान भी देख ली, जब भी किसी शब्द में क्रिया को पहचानने की बात कहेगा तो लास्ट में आप देखेंगे ना प्रत्यय अगर लगा हुआ है तो बेटा वो क्रिया हो जाएगी, और जिसमें नहीं लगा है वो क्रिया नहीं होगी। अब हम लोग क्रिया का वर्गीकरण पर चर्चा करते हैं, क्रिया के भेदों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिया का वर्गीकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्रिया का वर्गीकरण। क्रिया का वर्गीकरण एग्जाम में आप देखेंगे, प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो क्रिया का वर्गीकरण हम लोग करेंगे वो बेटा हम लोग करने वाले हैं कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। सबसे पहला क्रिया का वर्गीकरण करेंगे कर्म के आधार पर। आधार पर। दूसरा जो क्रिया का वर्गीकरण करेंगे वो करेंगे काल के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? काल के आधार पर। और तीसरी और अंतिम जब हम क्रिया का वर्गीकरण करेंगे तो इस क्रिया के वर्गीकरण को हम कहेंगे संरचना या फिर रचना के आधार पर। संरचना और या फिर बेटा रचना के आधार पर। तो क्रिया का वर्गीकरण हम इस चैप्टर में 3 टाइप से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है काल के आधार पर, तीसरा है बेटा संरचना के आधार पर। तो सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। सबसे पहली आएगी सकर्मक क्रिया। कौन सी आएगी बेटा? सकर्मक क्रिया। और दूसरी आएगी बेटा अकर्मक क्रिया। सबसे पहली कौन सी आएगी? सकर्मक क्रिया। और दूसरी कौन सी आएगी? अकर्मक क्रिया। फिर आगे चलकर बेटा जब हम सकर्मक क्रिया का भी वर्गीकरण पढ़ेंगे तो सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद हो जाएंगे, वो भी आपको याद रखने हैं। एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और दूसरा भेद क्या होगा बेटा? द्विकर्मक। द्विकर्मक। तो ये था वर्गीकरण कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया को बस हम इतना ही पढ़ने वाले हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, पहली सकर्मक और दूसरी कौन सी? अकर्मक। सकर्मक के भी 2 भेद होते हैं, पहला आएगा एक कर्मक और दूसरा कौन सा आएगा? 2 कर्मक। तो ये था कर्म के आधार पर। अभी इनको बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगला है बेटा काल के आधार पर। काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है बेटा? समय। इस अर्थ को भी याद रखेंगे कि जो काल शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? समय। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होने वाले हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला आएगा भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया। दूसरे पर चर्चा करेंगे बेटा तो आएगा वर्तमान कालिक क्रिया। तो दूसरा भेद कौन सा आएगा बेटा? वर्तमान कालिक क्रिया। और तीसरा और अंतिम जो आएगा वो आएगा भविष्य कालिक क्रिया। तीसरा कौन सा आएगा? भविष्य कालिक क्रिया। तो काल के आधार पर हमने क्रिया के कितने भेद पढ़े? 3 भेद पढ़े। सबसे पहला था भूतकालिक क्रिया, दूसरा था वर्तमान कालिक क्रिया और तीसरा कौन सा था बेटा? भविष्य कालिक क्रिया। अब हम लोग संरचना और रचना, रचना का मतलब
किस किस प्रकार से हम क्रिया को बना सकते हैं, उसके आधार पर क्रिया का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहली अगर हम लोग देखेंगे सरल क्रिया, कौन सी है बेटा? सरल क्रिया। संरचना के आधार पर जो सबसे पहली है वह कौन सी है? सरल क्रिया। दूसरी पर अगर चर्चा करेंगे तो आएगी संयुक्त क्रिया। कौन सी आएगी? संयुक्त क्रिया। तीसरे अगर क्रिया की संरचना के आधार पर भेद पर चर्चा करेंगे तो आएगी नाम धातु क्रिया। कौन सी आएगी? नाम धातु। चौथी अगर संरचना के आधार पर चर्चा करेंगे तो आएगी नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया। पांचवी अगर चर्चा करेंगे तो आएगी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। छठे अगर भेद पर चर्चा करेंगे तो आएगी बेटा कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। और अगर सातवें भेद पर चर्चा करेंगे तो आएगी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। और आठवें अगर भेद पर चर्चा करेंगे तो आएगी अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया। तो संरचना या फिर रचना के आधार पर आने वाले समय में हम इन भेदों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली कौन सी है? सरल। दूसरी कौन सी है? संयुक्त। तीसरी नाम धातु। चौथी नाम बोधक। पांचवी सहायक क्रिया। छठी कृदंत क्रिया। सातवीं पूर्वकालिक क्रिया। और आठवीं है अपूर्ण क्रिया। तो संरचना और रचना के आधार पर हम लोग क्रिया के कितने भेदों को पढ़ने वाले हैं? 8 भेदों को पढ़ने वाले हैं। तो ये था क्रिया का वर्गीकरण। सबसे पहले हम लोगों ने क्रिया को वर्गीकृत करा है बेटा कर्म के आधार पर। दूसरे में हम लोगों ने करा है काल के आधार पर। तीसरे भाग में हम लोगों ने करा है संरचना और रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग क्रिया का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं कर्म के आधार पर। एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो क्रिया का वर्गीकरण सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं बेटा कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर हम लोग क्रिया का वर्गीकरण देखने वाले हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया किस प्रकार से वर्गीकृत होती है। तो सबसे पहला आएगा कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। तो शुरुआत में ही देखा कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। क्या पॉइंट रखेंगे याद? कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 बेटा। पहला कौन सा है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। और दूसरा भेद कौन सा होता है बेटा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं बेटा? 2। सबसे पहला है सकर्मक और दूसरा कौन सा है? अकर्मक। आज की क्लास में हम सबसे पहले वाले भेद पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है सकर्मक क्रिया। सबसे पहला भेद हम लोग चर्चा करने वाले हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सबसे पहला भेद कौन सा है? सकर्मक क्रिया। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ढेर सारी कंफ्यूजन्स इस क्रिया के इस प्रारूप में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ध्यान से सारी बातों को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे और क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे तो आपके सारे संदेह दूर होते चले जाएंगे धीमे धीमे कर कर। समय लगेगा, चीजें समय लेती ही लेती हैं। आपको भरपूर समय देना पड़ेगा, तब आपके हिंदी में निखार आने की शुरुआत हो जाएगी। तो सबसे पहले आएगी सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जैसा कि आपको शब्द से ही पता लग रहा होगा, सकर्मक। अगर इस शब्द का संधि विच्छेद करें तो सा प्लस कर्म। सा प्लस कर्म। सा का अर्थ क्या होता है? सहित। सा का अर्थ क्या होता है? सहित। कर्म का अर्थ कर्म ही होता है। तो ऐसी क्रिया जिसमें क्या जुड़ा हो?
कर्म जुड़ा हो। तो ऐसी क्रिया, यहीं से एक छोटी सी परिभाषा, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म जुड़ा होता है, ऐसी क्रिया जिसमें क्या जुड़ा होता है बेटा? कर्म जुड़ा होता है। ऐसी क्रिया को हम लोग कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब थोड़ी किताबी भाषा भी सीख लेते हैं, जैसा कि आपको अच्छी-अच्छी किताबों में परिभाषाओं के रूप में लिखा हुआ मिलता है, तो आपको समझ में नहीं आती हैं चीजें। बस आप मेरे 2-3 पॉइंट्स को याद रखेंगे और विश्वास रखेंगे, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, क्रिया का फल हमेशा अपने आगे आने वाले पर पड़ता है। एक पॉइंट और याद रखेंगे, क्रिया का फल, फल को प्रभाव भी कह सकते हैं बेटा, प्रभाव हमेशा अपने आगे आने वाले, अपने आगे आने वाले पर पड़ता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या बताया? क्रिया का फल हमेशा अपने आगे आने वाले पर पड़ता है। एक बार पहले आप इतना देख ले, तो थोड़ा इसको हम ऊपर कर देंगे ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आने लगे। तो क्रिया का जो फल है वो हमेशा अपने आगे आने वाले पर पड़ता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। हम कौन सी क्रिया पढ़ रहे हैं बेटे? तो हम पढ़ रहे हैं सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया पढ़ रहे हैं? सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया पर थोड़ा सा और गंभीरता के साथ चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है आपके लिए भी और एग्जाम के परिदृश्य से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हमने अगला पॉइंट क्या लिखा बेटा? क्रिया का फल या प्रभाव हमेशा अपने आगे आने वाले पर पड़ता है। अब सकर्मक क्रिया की थोड़ी किताबी परिभाषा देख लेते हैं। इस चीज को भी अभी समझने वाले हैं बहुत विस्तार से। जब क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर, कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तो ऐसी क्रिया, तो ऐसी क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो ऐसी क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या बोला है हमने, एक बार और सुन लें कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, तब ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक। जब सकर्मक क्रिया किसी वाक्य में प्रयोग में लाई गई होगी तो वाक्य की संरचना किस प्रकार पड़ेगी? ध्यान से देखिएगा, वाक्य की संरचना किस प्रकार बनेगी। सबसे पहले आएगा कर्ता, कर्ता के मध्य में आएगा कर्म और कर्म के बाद क्या आएगी? क्रिया। अब इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है? सकर्मक क्रिया, सा का मतलब सहित, कर्म का मतलब कर्म। ऐसी क्रिया जिसमें क्या लगा हो? कर्म। कैसे? ध्यान से देखिए, ये क्रिया लिखा है और क्रिया के आगे लिखा है कर्म। हमेशा एक बात को याद रखेंगे, क्रिया के आगे ही कर्म आएगा, क्रिया के पीछे कर्म आएगा नहीं। पहली बात तो ये याद रखेंगे। तो बेटा आप ध्यान से देखें, ये जो एक वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य में आपको बीच में कर्म लिखा दिख रहा है, इसका मतलब कर्म है, और कर्म है तो कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक। दूसरा क्या लिखा है? क्रिया का फल हमेशा अपने आगे आने वाले पर पड़ता है। तो अगर ध्यान से आप देखने की कोशिश करेंगे, क्रिया के ठीक आगे कौन है? कर्म। क्रिया के ठीक आगे कौन है? कर्म। तो क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ेगा? कर्म पर। और किस पर नहीं पड़ेगा? तो कर्ता पर नहीं पड़ेगा। तो वही तो परिभाषा में लिखा है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो जब वाक्य में कर्म जुड़ा है तो क्रिया का प्रभाव हमेशा अपने आगे आने वाले पर पड़ता है।
आगे कर्म है तो कर्म पर प्रभाव पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर एक उदाहरण आप बता दें तो मजा आ जाएगा, फिर हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। तो उदाहरण भी देख लो, जैसे लिखा है राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। तो एक छोटी सी बात बताएं, लिखने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है ना, तो राम हो गया कर्ता। राम क्या हो गया? कर्ता। आपको पता है लिखना, खाना, सोना, पीना, हंसना, दौड़ना, भागना, सुनाना, ये सारी क्रिया है। तो लिखना क्या हो गई बेटा? क्रिया। अब वाक्य में कर्ता और क्रिया के बीच में आपको क्या लिखा मिल रहा है? कर्म लिखा मिल रहा है। तो ये जो लिखना क्रिया है उसका फल किस पर पड़ेगा? पत्र पर पड़ेगा। और जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। आपको ढूंढना कहाँ है? कर्ता को छांट लिया, क्रिया को छांट लिया और बीच में कर्म को ढूंढने का प्रयास करा। अब आप कहेंगे थोड़ा इसको ट्रिकी माध्यम से बताओ, जैसा सो कॉल्ड मास्टर बता देते हैं कि हाँ ये ट्रिक हो गई, वो ट्रिक कुछ है जगह काम करती है, लेकिन फिर भी आप जान लें उस ट्रिक को कि भैया इसकी एक छोटी ट्रिक भी होती है। जब वाक्य में क्या और किसे, क्या और किसे और किसी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या और किसे से प्रश्न पूछने पर, से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, जो उत्तर प्राप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। अब आप कहेंगे इसका प्रयोग भी तो करके बताएं, जैसे इसी में प्रयोग करते हैं। राम क्या लिखता है? राम क्या लिखता है? तो आप कहेंगे भैया पत्र उत्तर में आ रहा है, तो वही तो हम बता रहे हैं। क्या किसी से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिले उसे ही क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो पत्र निकल रहा है। राम क्या लिखता है? तो राम पत्र लिखता है। तो पत्र क्या हो गया बेटा? यहाँ पर कर्म हो गया। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? 2, 4, 5, 6 क्रियाएं आपको याद रखनी है कि भैया कौन कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो ये उदाहरण उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम 2, 4, 5 क्रियाओं को लिखने की बात करें कि भैया बता दो कौन कौन सी 2, 4, 5 क्रियाएं सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं, तो ये बहुत आसान हो जाता है आपके लिए कि भैया ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत सबसे पहले आप याद रखेंगे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, खेलना। लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, खेलना आदि। अब आप कहेंगे इसका उदाहरण लिखकर बताओ, तो लिखना का तो बता दिया। अब हम पढ़ना का बताएं। मोहन किताब पढ़ता है, तो मोहन कर्ता हो गया, पढ़ता है क्रिया हो गई, बीच में जो किताब है वो कर्म हो गया। अब प्रश्न करके देख ले मोहन क्या पढ़ता है, तो उत्तर मिल गया किताब पढ़ता है। तो ये कुछ क्रियाएं भी आप याद रख लीजिएगा सकर्मक के अंतर्गत। तो ये थी सकर्मक क्रिया। सा का अर्थ होता है सहित, कर्म का अर्थ होता है कर्म। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म जुड़ा हो क्या कहलाती है? सकर्मक। और फिर ये छोटा सा एक संरचना और समझने के एक प्रयास को किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा समझ में जरूर आया। अगली जो क्रिया है बेटा वो हम लोग इसी के भेद के रूप में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। हमने आपको बताया था, क्या बताया था? सकर्मक क्रिया के सकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं बेटा? 2 होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? तो एक कर्मक और द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया के भेदों में जो सबसे पहला आएगा वो आएगा एक कर्मक। एक कर्मक क्रिया। दूसरा जो भेद आएगा वो आएगा द्विकर्मक क्रिया। क्या आएगा बेटा? पहला आएगा एक कर्मक और दूसरा आएगा द्विकर्मक। साधारण सी बात समझ में आ रही होगी। एक का मतलब कर्म एक, तो जब क्रिया के साथ
क्रिया के साथ एक कर्म हो, एक कर्म हो। तो जब क्रिया के साथ एक कर्म हो तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? एक कर्मक क्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। अगर इसके उदाहरण पर चर्चा करेंगे, एक कर्मक क्रिया के उदाहरण पर, तो जैसे राम रोटी खाता है। तो बेटा वाक्य में क्रिया को कर कौन रहा है? खाने का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। तो जो भी व्यक्ति क्रिया को संपन्न करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता। खाना पीना हंसना खेलना दौड़ना ये सब क्रिया है। तो यहाँ जो खाना है वो क्रिया है कि नहीं है? क्रिया है। और बेटा कर्ता और क्रिया के बीच में क्या आ रहा है? कर्म। तो जब वाक्य में एक कर्म हो, कितने कर्म हो? एक कर्म हो, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? एक कर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? एक कर्मक। अब हम लोग दूसरी पढ़ते हैं भैया, जिसका नाम क्या है? द्विकर्मक क्रिया। देखते हैं ये क्या होता है। जब वाक्य में दो कर्म हो। कितने कर्म हो बेटा? दो कर्म हो। कितने हो? दो। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। राम बच्चों को पुस्तक पढ़ाता है। राम बच्चों को पुस्तक पढ़ाता है। बेटा पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो आप कहेंगे भैया राम तो हो गया कर्ता, बिल्कुल सही कहा आपने। पढ़ाना यहां पर हो गई क्रिया। क्या हो गई बेटा? क्रिया। बचपन से पढ़ते चले आ रहे होगे, को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब दो चीजें आपको बच रही हैं, पहला बच्चों और दूसरा पुस्तक। तो जो पहला कर्म है वो हो गया बच्चों। पहला कर्म क्या हो गया? बच्चों, एक कर्म हो गया। और ये पुस्तक हो गया दूसरा कर्म। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे वाक्य में कितने कर्मों का प्रयोग किया गया है? दो कर्मों का प्रयोग किया गया है। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी? द्विकर्मक। अब आप कहेंगे पहचाने कैसे? तो पहचानने का साधारण सा तरीका अभी बताया था, पढ़ना सकर्मक क्रिया होती है। दो तीन चीजों से प्रयोग में और कर लें, एक शॉर्ट ट्रिक देखी थी उसका भी प्रयोग कर लें, बेकार न जाने दें उसको। तो पहला राम हमने बोला था क्या और किसे? ध्यान से देखना। राम किस को पुस्तक पढ़ाता है? उत्तर मिल गया बच्चों को, पहला कर्म हो गया। दूसरा देखते हैं, राम बच्चों को क्या पढ़ाता है? राम बच्चों को क्या पढ़ाता है? तो उत्तर मिल गया पुस्तक पढ़ाता है। तो ध्यान से आप देख रहे होंगे क्या और किसे ही से ही प्रश्न करा है और किसी से प्रयोग में लाया नहीं। तो जब हमने इनसे प्रश्न पूछा तो जो हमको उत्तर मिल गया उसे क्या कहेंगे? कर्म। तो जब क्रिया के साथ दो कर्म वाग में प्रयुक्त किए जाएं तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब कर्म के आधार पर, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद कौन सा था? अकर्मक क्रिया। अब हम लोग अकर्मक क्रिया को पढ़ने वाले हैं कि भैया अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे। नाम से ही समझ में आ रहा हो। दूसरा जो भेद है वो होगा अकर्मक क्रिया। अब इसका अगर हम विच्छेद करने की कोशिश करें तो विच्छेद में ही अर्थ है। आ प्लस कर्म। आ यहां पर उपसर्ग है जो निषेध का प्रयोग करता है। आ का मतलब नहीं, समझ लें आप, नहीं। जैसे अमर होता है, आ का मतलब नहीं, मर का मतलब मरे, जो कभी ना मरे, जो मरे ही ना, उसे कहेंगे अमर। आ का मतलब नहीं, कर्म का मतलब कर्म। तो जब वाक्य में जब वाक्य में कर्म का अभाव होता है, मतलब कर्म नहीं होता है, कर्म का अभाव होता है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब थोड़ी किताबी परिभाषा, जैसा कि पिछली बार भी देखा था, तो देखते हैं। जब क्रिया का प्रभाव जब क्रिया का प्रभाव जब क्रिया का प्रभाव
कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। पहले संरचना देख लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम वाक्य की संरचना देखें तो बेटा क्या कर्म होगा? तो वाक्य में कर्म नहीं होगा। तो वाक्य की संरचना कैसी होगी? कर्ता और कर्ता के साथ क्या लगा होगा? क्रिया। बस खत्म। कर्ता और कर्ता के बाद क्या लगा होगा? क्रिया। ये वाक्य की संरचना है। और स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, क्रिया का प्रभाव हमेशा अपने आगे आने वाले पर पड़ता है। तो क्रिया के आगे कर्म तो है नहीं, क्योंकि क्रिया कैसी है? अकर्मक। तो क्रिया का प्रभाव हमेशा अपने आगे आने वाले पर पड़ेगा। आगे क्या लिखा दिख रहा है? कर्ता। तो वही तो परिभाषा में लिखा है, जब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया। एक पॉइंट और याद रखना, अकर्मक क्रिया पूर्ण अर्थ नहीं देती है। पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं। जब कर्म होगा ही नहीं तो अर्थ कैसे देंगे? इस बात को भी आप याद रखिएगा कि जो अकर्मक क्रिया होती है वो पूर्ण अर्थ नहीं देती है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा बेटा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के हम लोगों ने भेदों पर तो चर्चा नहीं करी है, क्योंकि अकर्मक जब कर्म ही नहीं है तो भेद कैसे का प्रयोग किया जाएगा? अब आप कहेंगे भैया कुछ हमको ऐसे शब्द बता दो जिसमें अकर्मक क्रिया हो, ताकि आप देखते ही पहचान जाए। जैसे सो, दौड़, चल। उदाहरण पे देख लेते हैं। उदाहरण अगर देखने की कोशिश करें तो चल, सो, दौड़, नाच। अब इसका एक वाक्य देखेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मोहन मोहन सोता है। मोहन सोता है। एक छोटी सी बात बताएं, सोना यहाँ क्रिया हो गई और क्रिया को कौन कौन रहा है? कहेंगे मोहन, तो मोहन हो गया कर्ता, और सोना यहाँ पर क्या हो गई बेटा? क्रिया। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि वाक्य में कर्ता है और क्रिया है, बीच में कहीं पे भी कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब ऐसे ही आप अन्य प्रकार की चीजों को भी देख सकते हैं। तो ये था हमारा कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। तो सबसे पहला हम लोगों ने देख लिया कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। अगली क्लास में काल और संरचना के आधार पर पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं, और फिर करेंगे प्रैक्टिस, ताकि आपके सारे डाउट आसानी से क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। मुझे उम्मीद है कि छोटा सा वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प मिली है तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएंगे। लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, सारी चीज़ों को करेंगे। अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो हमारे चैनल के साथ सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखिए। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।